नमस्कार। आज हम सभी 2020 21 जून को छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए ले जा रहे हैं। 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव विश्व के आगे रखा था, विश्व के आगे विराट रूप में प्रस्तुत किया। 2015 से लगातार कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए हम इस दिवस को मना रहे हैं। आज इस आपदा काल में इसे आपदा न समझें, इस महान दिवस को एक अवसर बनाने का सभी दृढ़ संकल्प लें कि हम इस योग को आयुर्वेद की किताबों से बाहर निकालकर सर्वप्रथम अपने जीवन में लाएं, अपनाएं, फिर आशा की नई किरण के साथ इसको अपने परिवार, अपने समाज एवं देश के सामने आदर्श बनाकर विश्व के आगे एक उदाहरण बनाएंगे। बच्चों, आज ये योग प्रारंभ करने का दिन रखो। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ आज ही के दिन हम करके रह जाएं, इसे हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ें। और योग एक ऐसी विधा है कि जो रोगी को तो ठीक करती है, परंतु उससे पहले रोग ना हो इस बात का वो सबसे पहले उपचार करती है। अगर हम अपने जीवन में योग का नित्य उपयोग करते हैं तो हम रोग को पहले ही दूर भगा देते हैं। आज हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। इस कोरोना काल में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े एलोपैथ के डॉक्टर्स ने, जो भी लोग आयुर्वेद को हल्के में लेते थे, आज उनको ये बात समझ में आ रही है कि योग का में कितनी बड़ी शक्ति छुपी थी, जो आज पूरे विश्व के सामने निखर के सामने आई है। आज हम योग दिवस वैसे तो पूरे अपने महाविद्यालय परिवार के साथ मनाते थे, परंतु परिस्थितिवश आज हमको बहुत दूर रह के, एक दूसरे से दूर रह के इस दिवस को मनाना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन यही सी योग के दम पर हम फिर से एक साथ एक प्रांगण में फिर से योग दिवस मनाएंगे और हम इसको, इस समय को लड़के भगा रहे हैं और काफ़ी सफल भी हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से हमने काफ़ी कुछ अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी इस कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया है और जल्द हम पूर्ण नियंत्रण पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आप युवाओं की जवाबदेही बनती है कि आप आयुर्वेद एवं योगा के सुरक्षा कवच को पहन के खुद सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें और पूरे देश को सुरक्षित रखें। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके पास, आपके आसपास कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको आप ज़रूर समझाइश दें। ये आपकी जिम्मेवारी है और हम निश्चित है कि एक दिन आएगा कि हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम सभी इसको एक सुंदर अवसर बनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इस प्रोटोकॉल में पहला चरण आता है ईश्वरीय आराधना का, मंगलाचरण का। इसके लिए सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और मैं जो मंत्र पढ़ूंगी वो आप भी अपने मन ही मन
दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंगलाचरण के बाद प्रोटोकॉल का दूसरा चरण है सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे और अब दूसरा चरण सूक्ष्म व्यायाम में पहला हमारा सूक्ष्म व्यायाम होगा गर्दन का, जिसमें गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले है नेक बेंडिंग, झुकाना, जिसमें हम आगे पीछे राइट लेफ्ट। फिर दूसरा चरण है गर्दन को ट्विस्ट करना और तीसरा चरण है गर्दन को घुमाना। तो सबसे पहले हम नेक बेंडिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्दन को आगे ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाते हैं, पुनः आगे लाते हैं और पीछे ले जाते हैं। बच्चों इसी क्रिया को राइट और लेफ्ट करते हैं। राइट की तरफ बेंड कर लेते हैं और फिर लेफ्ट की तरफ बेंड करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो भी सर्वाइकल के रोगी हैं वो इसको ना करें। तो अभी हमने देखा नेक बेंडिंग, आगे पीछे राइट एंड लेफ्ट। अब दूसरा हमारा गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम होगा बच्चों नेक ट्विस्टिंग। अब हम सबसे पहले राइट और लेफ्ट नेक ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे एक क्रिया होगी। धीरे धीरे सामने आएंगे, फिर वापस बाईं तरफ गर्दन लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सामने लाकर इस चक्र को पुनः दोहराएंगे। इसको में जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो झटका नहीं देना, जल्दबाजी से नहीं करना। फिर बच्चों सूक्ष्म व्यायाम में गर्दन का तीसरा चरण है नेक रोटेशन, गर्दन को घुमाना। तो हम गर्दन को धीरे धीरे घुमाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये है गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। अब गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम के बाद दूसरे व्यायाम आते हैं कंधों के। कंधों के व्यायाम के लिए हम सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से खोल लेते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं इस तरीके से। स्कंध संचालन अर्थात शोल्डर जॉइंट मूवमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों को फैला लेते हैं, हथेली ऊपर की तरफ। अब दोनों ही हाथों की उंगलियों को कंधों की तरफ लेकर जाएंगे और फिर दोनों कोहनियों को मिलाकर के इस तरीके से घुमाएंगे। 2 बार मूवमेंट की। अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाएंगे। तो बच्चों ये हुआ स्कंद संचालन। अब इसके बाद बच्चों तीसरा चरण है कटी संचालन का। इसके लिए हम पुनः दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे। फिर बच्चों दोनों हाथों को घुमाते हुए हम पीछे लेके जाएंगे। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकेंगे
तभी हमारी कटी का मूवमेंट होगा। फिर वापस धीरे 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 आगे की तरफ आएंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर पुनः हाथों को बाहर लेके जाएंगे। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। बाईं ओर से दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर पुनः धीरे 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 सामने की तरफ आ जाएंगे। तो बच्चों ये है कटी संचालन। अब इसके बाद आएंगे बच्चे घुटने का संचालन। हम नी जॉइंट को मजबूत करने के लिए पुनः ये व्यायाम करेंगे। फिर से दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएंगे और अब हम इस तरीके से घुटने को मोड़ेंगे जैसे कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठ करके फोल्ड करता है। इस तरीके से थोड़ी देर इस पोस्चर में हम रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस हाथों को ऊपर लेते हुए आ जाएंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार पुनः एक प्रोसीजर को देखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए कुर्सी पर बैठने का एक पोज बनाएंगे। सांस रुक करके रुके रहेंगे। जैसे ही श्वास लेने की तीव्र इच्छा हो धीरे धीरे उठ जाएंगे। तो अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम का चरण पूर्ण किया, जिसमें सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम थोड़े दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। फिर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे और श्वास लेते हुए शरीर को खींच करके पैरों की उंगलियों पर सारा बोझ दे देंगे। बच्चों देखो, बिल्कुल ताड़ के आकार से हमारा शरीर लंबा हो गया है, मैक्सिमम लेंथ, इसीलिए इसका नाम है ताड़ासन। जैसे ही श्वास लेने का मन हो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। इस क्रिया को हम पुनः करेंगे। पुनः देखें और अभ्यास करें। बच्चों एक ऐसा आसन है जो शरीर की लंबाई को बढ़ाता है और कॉन्ट्राइंडिकेशन वेरिकोज वेन, जिनको भी वेरिकोज वेन है वो इस आसन को ना अपनाएं। ताड़ासन हमारी लंबाई के लिए। तो इस तरीके से प्रथम आसन है ताड़ासन। इसके पश्चात हम दूसरा आसन वृक्षासन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए पुनः हम पैरों के बीच का गैप करके फिर राइट पैर को उठाएंगे और दाईं पैर की जंघा के पास जेनिटल ऑर्गन के पास पैर को टिकाएंगे। फिर नमस्कार की मुद्रा में आकर के सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में ले जाएंगे। बच्चों ये तपस्वी का एक पोज है क्योंकि ये कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला है और तनाव मुक्त करने वाला है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से वापस पुनः अपनी स्थिति में आते हैं। हाथों को नीचे ले आए, पैर को नीचे। अब यही क्रिया विपरीत पैर से भी करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट पैर पे टिकाएंगे जंघा के पास, जेनिटल ऑर्गन के पास, और सांस लेते हुए ऊपर नमस्कार की मुद्रा में एक वृक्ष के आकार की आकृति बनाते हैं। जिनका भी वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, बैलेंस गड़बड़ है, वो इसका प्रयोग ना करें और शुरुआत में इसका प्रयोग दीवार के पास खड़े होकर के करें। तो बच्चों ये है वृक्षासन फॉर कंसंट्रेशन, एकाग्रता के लिए। तो ताड़ासन, वृक्षासन। तीसरा खड़े होने वाला पोज है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन यानी पाद के पाद दोनों हाथों को ले जाना। फिर हम सर्वप्रथम दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे। अब श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को पैरों के पास लेकर जाएंगे, सर अंदर की तरफ, कटी ऊपर की तरफ, पाद हस्तासन। इस पोज में रुकेंगे
और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस सामने की तरफ आएंगे। फिर वापस पीछे की तरफ जाएंगे श्वास लेते हुए, है ना। फिर से सामने पुनः इस आवृत्ति को करते हैं। सामने दोनों हाथ ले जाएंगे और फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे। बच्चों, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करने वाला, सेंट्रल ओबेसिटी को कम करने वाला बहुत अच्छा पोज है, जो हमें बहुत जल्दी डाइजेशन को ठीक करके गैस प्रॉब्लम से भी दूर करता है। तो इस तरीके से ये दूसरा था पाद हस्तासन। अब बच्चों, हमने अभी अपनी स्पाइनल कॉर्ड को आगे की तरफ झुकाया। अब इसके अपोजिट भी एक आसन है जिसका नाम है अर्ध चक्रासन। अब हम नेक्स्ट वर्टेब्रल कॉलम को मजबूत करने के लिए करेंगे अर्ध चक्रासन। इसके लिए हम दोनों हाथों को इस तरीके से अपने हिप्स के ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से हिप्स के ऊपर रखेंगे और अपनी हथेलियों को सपोर्ट देते हुए श्वास को खींचते हुए पीछे की तरफ एक आधा व्रत बनाएंगे। पीछे की तरफ झुक करके शरीर को आधा मूवमेंट में दे देंगे, अर्थात एक चक्र रूप में दे देंगे। इसीलिए इसका नाम है अर्ध चक्रासन। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। फिर इसको एक बार करते हैं। दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हैं, दोनों कोहनियों को समांतर करते हैं और धीरे धीरे एक कर्व की तरह बॉडी को मोड़ लेते हैं। तो बच्चों, ये हुआ अर्ध चक्रासन, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट खड़ा होने वाला आसन है त्रिकोण आसन। तो फिर अब हम दोनों पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे हथेली ऊपर की तरफ। फिर इसके पश्चात अब हम दाएं हाथ की हथेली से दाएं पैर को टच करेंगे और हमारा सर ऊपर वाले हाथ की मध्यमा को देखेगा। इस तरीके से जो ये ट्रायंगल पोज बन रहा है, इसको ट्रायंगल पोज या त्रिकोणासन कहते हैं। फिर इसके बाद वापस दोनों हाथों को समानांतर कर लेते हैं। फिर यही क्रिया अब बाएं पैर की तरफ बाएं हाथ को लेके जाएंगे, हाथ की तरफ, ऊपर वाले हाथ की तरफ सर आंखें होंगी। इसको हम बोलेंगे त्रिकोणासन। हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्पाइनल कॉर्ड भी मजबूत होगी। यही क्रिया हम एक बार फिर रिपीटेशन में देखेंगे। इसमें हमारा बॉडी ट्रायंगल में आ रही है, इसलिए इसका नाम है त्रिकोणासन। और ये पेट की चर्बी को कम करने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो अभी हमारा प्रोटोकॉल का खड़े होने वाले आसन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट है बैठने वाले आसन। बैठने वाले आसन, तो सबसे पहले विश्राम अवस्था में बैठ जाएं। इससे हम रिलैक्स होते हैं। जैसे ही हमारी श्वास प्रश्वास नॉर्मल हो जाए, फिर हम वापस दंडासन में बैठते हैं। और दंडासन में बैठ करके अब हम सर्वप्रथम अभ्यास करेंगे वज्रासन में जाने का, भद्रासन में जाने का। उसके लिए हम दोनों पैर की उंगलियों को पकड़ के अपने जेनिटल ऑर्गन के पास ले जाते हैं। ये है भद्रासन। एक मेडिटेटिव पोज है। इसमें हम एकाग्र किसी बिंदु पर होंगे और जैसे नाम है भद्रासन, ये तनाव मुक्त करके शांत बनाने का काम करता है भद्रासन। अब वापस अपने पैरों को दंडासन में ले आए और विश्राम अवस्था में आ जाएं। अब इसके पश्चात हमारा बैठकर जो दूसरा पोज है वो है उष्ट्रासन। लेकिन उष्ट्रासन से पहले हम वज्रासन के पोज में जाएंगे, जिसके लिए दाएं पैर को मोड़ करके हम दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर को मोड़ करके बाएं नितंब के नीचे। अब जो एक पोज है इसको हम बोलते हैं वज्रासन।
अब वज्रासन के बाद बच्चों हम घुटनों पर अपने शरीर का वजन रखते हुए उठेंगे। दोनों हाथों को नितंबों पर ले जाएंगे। दोनों एंकल्स को समांतर करते हुए शरीर को पीछे ले जाते हैं। इस पोज को कहते हैं बच्चों अर्ध उष्ट्रासन। नए अभ्यासी अर्ध उष्ट्रासन करें और जो हमेशा योगाभ्यास करते रहते हैं वही पूर्ण उष्ट्रासन का प्रयोग करें। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पुनः वज्रासन में। अब इस क्रिया को हम फिर से देखेंगे बच्चों। फिर से घुटने के बल उठेंगे, दोनों हाथों को हिप्स पर ले जाते हुए दोनों कोहनी को समांतर करते हुए श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और जैसे ही श्वास लेने का मन हो वैसे ही धीरे 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 वापस आ जाएंगे। फिर पुनः वज्रासन में बैठेंगे। तो बच्चों ये हुआ अर्धउष्ट्रासन। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति यंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पूर्ण उष्ट्रासन का प्रयोग करेंगे। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये मजबूत करने वाला आसन है। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। इसके लिए फिर घुटनों के बल हम अपने शरीर का वजन लेके जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से घुमाएंगे कि दोनों हाथों से हम अपने पैर की एड़ियों को पकड़ सकें। तो इस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों, ऊंट की तरह हमारा शरीर बैठे बैठे भी ऊंचा हो गया है। तो इसको हम कहते उष्ट्रासन, है ना, जिसमें हमारे यहाँ एक स्क्वायर भी बन रहा है और ऊंट की तरह एक आकृति भी, इसलिए इसका नाम है उष्ट्रासन। धीरे धीरे हाथों को मोड़ते हुए वापस घुटने के बल आकर वज्रासन में आएंगे। तो बच्चों ये दूसरा पोज हुआ उष्ट्रासन। अब इसी के बाद हम तीसरे पोज में जाएंगे जिसका नाम है शशांकासन, जिसके लिए दोनों पैरों को हम फैलाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को बीच में रखेंगे और फिर इन हथेलियों को धीरे धीरे आगे करते हुए इस तरीके से ले जाएंगे और ठुड्डी को जमीन में जमाएंगे। इसका नाम है शशांकासन। खरगोश की तरह ये हमें हल्का फुल्का करने वाला, तनाव मुक्त करने वाला बहुत अच्छा आसन है। बच्चों कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो इसका अभ्यास कर सकता है। फिर वापस हथेलियों को वापस अपनी जगह लाएंगे, पैरों को पास लाएंगे और अपने आप को वापस वज्रासन में ला सकते हैं। पुनः इसकी एक बार आवृत्ति देखेंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे, हथेलियों को ज़मीन पर लगाएंगे और हथेलियों को आगे करते हुए ठुड्डी को ज़मीन में टिकाने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इस आसन का नाम है शशांक आसन। वापिस अपनी पुनःअवस्था में लौटेंगे, दोनों घुटनों को पास लाएंगे, फिर वापस दंडासन में आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे और बच्चों इसके बाद हमारा बैठकर करने वाला पोज है वक्रासन। इसके लिए हम शरीर को किस तरीके से वक्र करते हैं थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने लेफ्ट हैंड की कोहनी से राइट नीज को धक्का देते हुए हथेली को पैर के पास ले जाते हैं और पीछे वाली हथेली को भी पीछे ज़मीन पर लगा कर के सर को पीछे वाली हथेली की तरफ लेकर के जाएंगे। तो बच्चों ये हुआ कर्वासन। इसमें हमारा शरीर मुड़ा हुआ है, कर्व हुआ है, तो ये है कर्वासन। अब इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। वापस दोनों हाथों को सामने लाएंगे, पैरों को सामने लाते हुए फिर यही क्रिया विपरीत पैर से करेंगे। इसमें लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट हैंड से कोहनी से पैर को दबाते हुए हथेली को पैर के पास लेके जाएंगे और पीछे वाले हाथ की तरफ सर को लेकर के जाएंगे। इसमें बॉडी कर्व हुई है, इसलिए इसका नाम है वक्रासन। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करने वाली, थाई मसल्स को हल्का करने वाला आसन है। तो इस तरीके से बच्चों ये बैठकर करने वाला लास्ट आसन है वक्रासन। फिर से दोनों पैरों को सामने ले जाएंगे और वापस
रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे करके रिलैक्स हो जाएंगे। तो बच्चों, ये बैठकर करने वाले 5 आसन हुए। अब हम सर्वप्रथम करेंगे उल्टे लेटने वाले आसन। उसके लिए सर्वप्रथम करेंगे मकरासन, जिसके लिए हमें दोनों हाथों को आपस में मोड़ते हुए सर के ऊपर ले जाना है। सर को दोनों हाथों पर टिकाना है और दोनों पैरों को थोड़ा सा दूरी रखते हुए रिलैक्स हो जाना है। बच्चों, इसमें हमारा पोज एक मगरमच्छ की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है मकर आसन। जब भी काम करके कोई आए, थकावट लगे, तो इस आसन का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ शर्त यह है कि कोई प्रेग्नेंट ना हो और दूसरा उसने अभी अभी खाना ना खाया हो। खाली पेट ही इसमें हमें रिलैक्स होना है। तो इस तरीके से ये है मकर आसन, जो हमें कमर दर्द और पेट की चर्बी को दूर रखने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब इसके बाद बच्चों आता है भुजंगासन। फिर वापस हम सामान्य स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद भुजंगासन या सर्पासन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों कंधों के पास लेकर के जाएंगे और फिर श्वास को लेते हुए हम अपने शरीर को नाभि तक उठाएंगे और जितनी देर श्वास रोक करके इस पोज में रुकेंगे, उतना ही हमारी पेट की चर्बी कम होगी और हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगी, डायबिटीज शुगर लेवल नॉर्मल होगा। धीरे धीरे जैसे ही श्वास लेने का मन हो, वापस हम नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। फिर अब बच्चों इस साइकिल को हम एक बार फिर से देखते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को कंधे के पास टिकाते हैं, श्वास लेते हुए अपने सर को नाभि तक उठाते हैं। आंखें हमारी छत की तरफ होंगी और हमें इस पोज में 20 सेकंड से 30 सेकंड रुकने का अभ्यास करना है। और जैसे ही हमारा श्वास लेने का मन हो, तो हमें धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। तो बच्चों इसका नाम है भुजंगासन। बच्चों इसके बाद उल्टा लेटकर करने वाला तीसरा और लास्ट आसन है शलभासन। शलभासन मतलब टिड्डी आसन, टिड्डी के जैसी, जिसमें हमारे शरीर की आकृति हो जाती है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, दोनों हाथ की हथेलियाँ शरीर की साइड में ही रहेंगी। बस हमें दोनों पैरों को इतना उठाना है, वो भी बिना घुटना मोड़े। बिना घुटने मोड़े हमें अपने शरीर के दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है और इस पोज में रुकना है। इस पोज में हमारा आकार एक टिड्डी के जैसा दिखाई दे रहा है और आप जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट पर इसमें बहुत फोर्स आता है। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे फास्ट मशीन है, जो हमारी पेट की चर्बी को कम करता है। एक बार पुनः देखेंगे इसको। दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े इस तरीके से उठाते हैं 30 डिग्री तक और उसको रोक के रखते हैं। शलभासन, जो हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए, सेंट्रल ओबेसिटी को कम करने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ आसन है। अब बच्चों हमारे दूसरे हैं पीठ के बल होने वाले आसन। इसके लिए हम वापस पीठ के बल लेट जाते हैं। अब बच्चों पीठ के बल लेटने वाले हमें 5 आसन करने हैं, जिसमें सर्वप्रथम होगा हमें जो हमारा मकरासन था और शलभासन था, भुजंगासन था, उनको अपोजिट अपने पेट को बैलेंस करने के लिए हमें 5 आसन करने होंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए दोनों घुटने मोड़ेंगे और दोनों हथेलियों से अपने दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे और सारा भार दोनों पैर के पंजे, कंधे एवं सिर पर लेते हुए पूरे शरीर का मध्य हिस्सा उठा लेंगे और अपने शरीर का आकार एक ब्रिज की तरह बना लेंगे। इसका नाम है सेतु बंधासन।
जो तनाव मुक्त करने के लिए, बॉडी को हल्का करने के लिए बहुत श्रेष्ठ आसन है। वापस धीरे धीरे मध्य भाग को नीचे लाएंगे और दोनों घुटने रिलैक्स कर देंगे। तो इसका नाम है सेतु बंध आसन। बच्चों, सेतु बंध आसन के बाद अब दूसरा जो आसन है उसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में फिर से दोनों घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, सांस छोड़ते हुए अपनी नासा को दोनों घुटनों के मध्य लेके जाएंगे। सांस रोकते हुए इस पोज में अपने आप को रोकेंगे। 10 से 20 सेकंड रोकने का प्रयास करते हुए जैसे ही श्वास लेने का मन हो छोड़ते हुए वापस लेट जाएं और दोनों घुटनों को वापस पुनः स्थिति में ले आएं। पवन मुक्तासन। बच्चों, जैसा कि नाम ही है, वात व्याधियों के लिए, इंडाइजेशन के लिए, गैस से मुक्ति के लिए ये बहुत श्रेष्ठ आसन है। कॉन्स्टिपेशन में भी आप पवन मुक्तासन और भुजंगासन का प्रयोग गर्म पानी नींबू डाल करके लेंगे और इन दोनों आसन का प्रयोग करने से आप कॉन्स्टिपेशन को भी दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, सेतु बंधासन किया, पवन मुक्तासन किया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है शलभासन के अपोजिट उत्तान पादासन। तो बच्चों, उत्तान पादासन में हमें फिर पैर को बिना घुटने मोड़े इस तरीके से उठाना है कि हमें अपने पैर थोड़े दिखाई देना शुरू हो जाए। तो ये टिट्टी अपोजिट दिखाई देती है उत्तान पादासन। इसमें हमें थोड़ी देर रुकना है यथाशक्ति और फिर धीरे धीरे हमें वापस अपनी अवस्था में आ जाना है। तो बच्चों, ये हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो इसका नाम है उत्तान पादासन। तो इस तरीके से बच्चों पैरों को उठाना और रोक के रखना उत्तान पादासन कहलाता है सेंट्रल ओबेसिटी को कम करने के लिए। और जब भी हमें उल्टा लेट करके कोई भी आसन करना है तो उसकी अपोजिट मसल्स को बैलेंस करने के लिए सीधा लेट करके भी वैसे ही मूवमेंट वाले आसन करने हैं। तो शलभासन के अपोजिट हमने उत्तान पादासन किया, लेकिन अब हमें कुछ एक और ऐसा ही मिलता जुलता अर्ध हलासन करना है, क्योंकि बच्चों हमारा आज बहुत खड़े होने के कारण कई बार हमारे ब्रेन में बहुत कम ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसके कारण हमें थकावट, वर्टाइगो जैसी प्रॉब्लम होती है। तो उस आसन को, इस आसन से हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बहुत सिंपल आसन है अर्ध हलासन। तो बच्चों, इसमें हम दोनों पैरों को 90 के एंगल में उठाएंगे। इसमें हल पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अर्ध हलासन। तो इस तरीके से 90 के एंगल में दोनों पैरों को उठाएंगे। इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा मस्तिष्क की तरफ बढ़ेगा, जिससे हम रिलैक्स होंगे। साथ में हमारे हेयर्स, हमारी आइज को भी फायदा मिलेगा। तो इसका नाम है अर्ध हलासन। अब बच्चों, नेक्स्ट है शवासन। शवासन में दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को भी शरीर के मध्य भाग से दूर करेंगे। हथेलियाँ ऊपर की तरफ होंगी, खुली हुई होंगी। तो बच्चों, ये है शवासन। शवासन यानी एक ऐसा आसन जिसमें हम इस शरीर रूपी सब से दूर होते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग होता है। तो इसका नाम है शवासन, जो सबसे टफ आसन है। इसकी सिद्धि के बाद कोई भी व्यक्ति ध्यान में उतर सकता है। तो बच्चों, शवासन में हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। समस्त चेतना को अपने अंगों से समेटना है। दोनों पैरों को अनुभव करें और उसकी चेतना को धीरे धीरे समेट करके घुटनों की तरफ ले आओ। घुटनों से धीरे धीरे जंघा से होते हुए कटी प्रदेश तक ले आओ और देखो दोनों पैरों की
चेतना अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है। कटिक प्रदेश से होते उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोनों कंधे, दोनों हाथों से उठते उठते अब धीरे धीरे समस्त चेतना गर्दन, ठुड्डी, ओंठ, नाक, गालों से होते हुए धीरे धीरे भ्रुकुटी मध्य पर केंद्रित हो गई है। और धीरे धीरे जैसे घरों में लाइट जाने से सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं, वैसे आप दिव्य लाइट, दिव्य ऊर्जा इस शरीर से बाहर निकल गई। अब अपने उस लाइट रूप से इस शरीर को जो सबकी तरह पड़ा हुआ है साक्षी होकर के देखें और अपनी लाइट को अलग करने के बाद आप देखते हैं कि इस शरीर की कोई कीमत नहीं। जैसे दीपक की खूबसूरती उसकी ज्योति से है, वैसे शरीर की सभी मूल्य आत्मा ज्योति से है। धीरे धीरे अपने आप को परमात्मा दिव्य ज्योति से हमेशा के लिए जगमग अमर आत्मा समझते हुए धीरे धीरे इस बेजान शरीर में पुनः प्रवेश कर जाओ। धीरे धीरे इस शरीर में प्रवेश कर फिर से इस शरीर के एक एक अंग को, एक एक कोशिका को जीवन ऊर्जा से भर दो और साथ ही साथ इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से अलग अपने को दिव्य शक्ति समझो, दिव्य फरिश्ता समझो। अब शारीरिक रीति से ही नहीं, मानसिक रीति से भी अपने को जागरूक अनुभव करें और धीरे धीरे उठ जाएं। तो बच्चों, आज इस कोरोना काल में जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है प्राणायाम। तो अब हमारे योगा प्रोटोकॉल का लास्ट चरण है प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राणों को इस तरीके से विस्तार कर दो कि हम समस्त ब्रह्मांडमय हो जाए। प्राणायाम बहुत श्रेष्ठ कला है, श्वास की कला, ऐसी कला जिसमें श्वास की रिदम के साथ साथ हम जीवन को संगीत बना सकते हैं, सुख और शांति से भर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्राणायाम के अभ्यास में करेंगे कपालभाति। कपालभाति जिसमें हम सर्वप्रथम कोई भी मेडिटेटिव पोज में बैठेंगे और इस तरीके से ध्यान मुद्रा में अपनी उंगलियों को लेंगे। उंगलियों की डायरेक्शन नीचे की तरफ, हथेलियाँ जमीन की तरफ होंगी और फिर हम इसमें श्वासों को छोड़ेंगे। श्वास लेने की क्रिया इसमें गुप्त होगी, ऑटोमेटिक होगी, लेकिन हमारा सारा फोकस पेट पर प्रेशर दे करके श्वासों को बाहर निकालने पर होगा। तो अब हम 30 स्ट्रोक कपालभाति के करेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से ये स्ट्रोक है, इसका हम 2 बार 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जमा है, जिसकी वजह से बाहर का इन्फेक्शन जल्दी बॉडी में अंदर आता है, अगर हम कपालभाति का लगातार अभ्यास करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ करने के लिए मीडिया देती है, वो इससे कम हो जाती है और उससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है और हमारे ऊपर बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये हुआ कपालभाति प्राणायाम।
अब इसके बाद बच्चों दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन यानी ऐसा प्राणायाम जिसके आम भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं और जो हमारे श्वास प्रश्वास से इस तरीके से बॉडी को जोड़ देता है कि जिसके कारण नर्वस सिस्टम मजबूत होता है और हम एकदम रिफ्रेश रिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हमें इस तरीके की मुद्रा का प्रयोग करना है बच्चों, अंगूठा और बीच की 2 उंगली ना। इस प्रयोग में जो ध्यान देने वाली बात है वो बात है कि हमें इसका प्रयोग हमेशा बाईं नासा से शुरू करना है और एंड भी बाईं नासा से करना है। एक चक्र मैं आपको बताती हूँ। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासा को बंद करेंगे, इस तरीके से श्वासों को अंदर लेंगे और श्वास को यथाशक्ति रोकेंगे। जैसे ही श्वास छोड़ने का मन हो इस तरीके से श्वास छोड़ेंगे। पुनः दाईं नासिका से श्वास लेंगे, श्वास को रोक के रखेंगे और फिर इस तरीके से बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। तो बच्चों ये एक साइकिल हुआ। इस तरीके से 10 साइकिल को रिपीट करना है ना बच्चों। अनुलोम विलोम करते समय आंखें बंद रहेंगी। हमें बाईं नासिका से श्वास लेना और बाईं नासिका से ही ख़त्म करना है ताकि हमारा बॉडी में ठंडापन रहे, क्रोध ना आए, तनाव ना आए। हमारी जो चंद्र नाड़ी है सिर्फ वही एक्टिव रहे, सूर्य नाड़ी एक्टिव ना हो। तो इसको कहते हैं अनुलोम विलोम, क्योंकि एक बार सांस इस नेत्र नासा से लेते, एक बार दूसरे से, तो अनुलोम विलोम ये भी कपालभाति की तरह समस्त रोगों को लड़ने की शक्ति देता है, बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। तो अनुलोम विलोम जो बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है और हमें हमेशा यंग बनाए रखने वाला प्राणायाम है। अब बच्चों कपालभाति और अनुलोम विलोम के बाद तीसरा प्राणायाम आता है शीतली प्राणायाम। बच्चों हमारा 21 जून गर्मी में आता है और गर्मी और पित्त से लड़ने के लिए एक बहुत श्रेष्ठ प्राणायाम हमारे आचार्यों ने बनाया है कि भीषण गर्मी से हम कैसे लड़ें। तो उसके लिए है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है बच्चों, अपनी जीभ को एक नली की तरह बनाना है इस तरीके से। इससे सांस को लेना है, फिर कुंभक करना है, इस ठुड्डी को कंठकूप में लगा करके सांस को रोकना है, कुंभक सांस को रोकना है और फिर नासा से श्वास छोड़ना है। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे शीतली प्राणायाम। इसको आप एक बार देखेंगे। इस तरीके से 3 चरण करेंगे। जिह्वा को मोड़ के नली बना के यथाशक्ति श्वास को अंदर लेंगे, कुंभक करते हुए गर्दन को कंठकूप से लगाएंगे, इसको कहेंगे कुंभक। श्वास भरने को कहेंगे पूरक और फिर धीरे धीरे नासा से श्वास छोड़ने की क्रिया को कहेंगे रेचक। तो कुंभक पूरक रेचक 1:4:2 के रेशो में करते हुए प्राणायाम का हमें अभ्यास करना है। तो इसको हम कहेंगे बच्चों शीतली प्राणायाम। किसी को पिंपल्स है, बहुत पसीना आता है, बहुत गुस्सा आता है, पित्त का प्रकोप है, अम्ल पित्त है, तो ऐसे रोगों में ये बहुत ही असरकारी प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अब बच्चों जो लास्ट प्राणायाम है हमारा वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भ्रमर की तरह आवाज़ निकालना। इसमें हम सांडवी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें हमें ओम का उच्चारण करना है और वो भी भंवरे की आवाज़ में, अर्थात ओंठ बंद होंगे, है ना, और हमें
सांसों का रिदम बना करके ओम का उच्चारण करना है। जैसे बच्चों मैं बिना मुद्रा के पहले बताती हूँ। पहले गहरी सांस लेंगे, इसी रिदम में सांस लेंगे और छोड़ते हुए अनहद नाद अर्थात बिना ओंठ हिलाए नाद करेंगे। तो बच्चों नाक से इस तरीके से भंवरे की तरह आवाज करना भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे। अब इसी को हम मुद्रा के साथ करेंगे, जिसमें अंगूठे से कान को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को माथे पर, बीच की दोनों फिंगर को आँख पे और छोटी फिंगर को नाक के पास ले जा करके और फिर बाहर से डिस्कनेक्ट होकर के अपने अंदर का अनहद नाद सुनेंगे। तो इसको हम कहेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आप इसको देखेंगे। तो बच्चों ये भ्रामरी प्राणायाम है जो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, नींद ना आने की बीमारी से हमें दूर करता है। अब इसके बाद ध्यान, इस पवित्र ओम ध्वनि के साथ हम ध्यान में उतरते हैं। और ध्यान में उतरने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को बाहरी वातावरण से समेट करके सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य ले जाते हैं। सर को थोड़ा ऊपर करेंगे और अनुभव करेंगे जैसे सूरज की रोशनी के लिए हम खुले आसमान में उतर आते हैं, वैसे परमात्मा कृपा के लिए हम इस शरीर से बाहर निकल भ्रुकुटी मध्य में अपने को आत्म केंद्रित कर परमात्मा कृपा के लिए आ गए हैं। तो अब अपने आप को त्रिकुटी मध्य में एक ज्योति रूप में अनुभव करें, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अनुभव करें जो अमर है, सनातन है, स्वयं प्रकाशित है। अपने आप को इस तरीके से हाथ रखें और अपने आप को स्वयं का वरदान दें, मैं स्वस्थ हूँ, स्वयं में स्थित अजर अविनाशी आत्मा स्वस्थ हूँ। अपने हाथ को नाभि पर ले जाएं और अपने आप को संकल्प दें, मैं जठ अग्नि के रूप में, प्रचंड अग्नि के रूप में सारे विकर्मों को नष्ट करने वाली सनातन सत्ता हूँ। मैं दिव्य हूँ, शाश्वत हूँ। अब दोनों हाथों को रगड़ेंगे और दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने हाथों की हथेलियों को आँखों के और सर के बीच में लेकर के जाते हैं। ओम शांति।
शांति।